प्लासी का युद्ध, वो शुरुआत जहाँ पर से अंग्रेज़ों की नींव पड़ी भारत पर राजनीतिक शासन के तौर पर। दोस्तों, प्लासी की युद्ध उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो इतिहास पढ़ते हैं, चाहे आप स्कूल के हों, कॉलेज के हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात यहाँ पर ये जानने की आती है कि अंग्रेज़ों ने भारत में किस तरह अपने शासन की शुरुआत की और उनका पहला विजय अभियान कहाँ से शुरू हुआ, तो आता है प्लासी। प्लासी कोई युद्ध नहीं था, ये एक षड्यंत्र था वहाँ के नवाब को गिराने का। और नवाब केवल अकेला था, उसका पूरा दरबार, उसकी सेना अंग्रेज़ों के पक्ष में आ चुकी थी। आइए जानते हैं किस तरह एक समृद्धशाली क्षेत्र में अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ, क्योंकि बंगाल जो आज के बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार का क्षेत्र है और ये इतना विशाल क्षेत्र जो कि आज बांग्लादेश खुद विश्व का 14वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सोचिए उस समय ये एक कितना समृद्धशाली क्षेत्र रहा होगा भारत का। और यहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा, चूँकि ये बंदरगाह के करीब ही था, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। इस पहले भाग के ज़रिए हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, किन कारणों ने रॉबर्ट क्लाइव, वाटसन और सिराजुद्दौला को एक दूसरे के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया और कौन से वे कारण थे जिन्होंने इस महायुद्ध को जन्म दिया। साथ ही हम प्लासी के युद्ध से पूर्व के बंगाल के बारे में भी चर्चा करेंगे कि बंगाल की स्थिति क्या थी। आइए शुरुआत करते हैं, आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ। दोस्तों, बंगाल की स्थिति की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें ज़रूरी है कि आपको फैक्ट याद होने चाहिए और बाकी स्टोरी तो आप खुद ही लिख सकते हैं। दोस्तों, बंगाल मुग़ल साम्राज्य का एक प्रांत था। शुरुआत में यह बंगाल जो था कि ये मुग़ल साम्राज्य के अधीन आता था। 1717 ईस्वी में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसिंह ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मुर्शिद कुली खां एक योग्य व्यक्ति था। उसके शासनकाल में बंगाल ने व्यापार तथा वैभव में काफ़ी सम्मान पाया, काफ़ी समृद्धि पाई। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजा-उद-दीन बंगाल का शासक बना। यहाँ पर आपको शुजा-उद-दीन और शुजा-उद-दौला में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। शुजा-उद-दौला और शुजा-उद-दीन और साथ ही इनके साथ आता है एक और सिराजुद्दौला। ये 3 लोग अलग अलग नाम के व्यक्ति थे और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिराजुद्दौला। इसीलिए आप इन तीनों नामों को ध्यान से समझने का प्रयास करें आगे भी। तत्पश्चात 1739 ईस्वी में उसका पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बना, जिसे बलपूर्वक हटाकर अली वर्दी खां ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की और 1740 में उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अक्सर कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, तो वह व्यक्ति है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां कब नवाब बना? वो बना 1739 में। आपको याद होना चाहिए कि 1739 में भारत में नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ था, जिसके चलते मुग़ल एम्पायर बहुत कमज़ोर पड़ गया था। शायद इसी का फ़ायदा उठाकर अली वर्दी खां ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित किया होगा। अली वर्दी खां एक योग्य एवं सशक्त नवाब था। उसने अपने साम्राज्य की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया। अपने शासनकाल में वह निरंतर मराठा आक्रमणकारियों से लड़ता रहा। अंत में उसने मराठों से सुलह कर ली और 1751 में मराठों को धन देकर उनके साथ संधि कर ली। इस तरह उसने अपने सबसे बड़े शत्रुओं से भी मित्रता कर ली। अली वर्दी खां ने अपने शासनकाल में बंगाल में यूरोपीय जातियों को पूर्णतया नियंत्रण में रखा, परंतु उसने उनके व्यापार पर कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की, क्योंकि इससे न केवल उन यूरोपीय लोगों को फ़ायदा था बल्कि बंगाल राज्य को भी फ़ायदा होता था, क्योंकि इससे उन्हें टैक्स मिलता था। फिर भी अली वर्दी खां अंग्रेज़ों से सदैव सजग रहता था। दोस्तों, अली वर्दी खां के विषय में एक इतिहासकार विद्वान स्क्रैप्टन कहते हैं कि वह यूरोपियों को मधुमक्खियों के समान समझता था। यह जो कथन है यह कई बार कोटेशन के रूप में भी पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है
क्या है? स्क्रैप्टन अलीवर्दी खां के विषय में कहते हैं कि अलीवर्दी खां यूरोप वासियों को मधुमक्खियों के समान समझता था, जिनसे मधु तो प्राप्त हो सकता है, परंतु छेड़ने पर वे डंक भी मार सकती हैं। लेकिन आगे चलकर ये हुआ कि जो सिराजुद्दौला था उसने तो इन्हें छेड़ा भी नहीं, लेकिन उस समय मधुमक्खियाँ पागल हो गई थी और उन्होंने फिर सिराजुद्दौला को काट लिया। जब अलाउद्दीन खां को अपने गुप्तचरों से यह समाचार प्राप्त हुआ कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलेबंदियाँ करनी प्रारंभ कर दी हैं, तो उसने शीघ्र ही आदेश किया कि समस्त किलेबंदियाँ स्थगित कर दी जाए। उसका अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों से कहना था कि तुमको किलेबंदी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे संरक्षण में हो, तुमको किसी शत्रु से भय नहीं होना चाहिए। अलीवर्दी खां का आदेश पाकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने उस समय किलेबंदियाँ स्थगित कर दी थी। इसके पीछे कारण यह रहा होगा कि ना तो फ्रांसीसी उस समय मजबूत स्थिति में थे, ना अंग्रेज मजबूत स्थिति में। साथ ही वे जो अलीवर्दी खां है उसके साथ कोई भी झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि इस समय अलीवर्दी खां अंग्रेज़ों से काफ़ी ऊंची स्थिति में था। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उसकी 3 पुत्रियां थीं। एक ढाका के नवाब की पत्नी थी, एक जो थी, माफ़ कीजिए, एक अलीवर्दी खां की जो 3 पुत्रियां थी, एक ढाका की थी और दूसरी कहाँ की थी हम आगे देखेंगे, मैं भूल गया हूँ, सॉरी। और 1752 में उसने अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, पर उसकी मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। इसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों से झगड़ा हो गया, जो आगे चलकर प्लासी के युद्ध का कारण बना। भारत में इसके चलते अंग्रेज़ों के शासन की स्थापना हुई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य मनमुटाव हुआ और किस तरह सिराजुद्दौला अपने शासन को नहीं चला पाया। दोस्तों, सिराजुद्दौला के विषय में हम वो कथन कह सकते हैं जो हम बाबर के बेटे हुमायूं के विषय में कहते हैं कि इन्हें कांटों से भरा ताज मिला, जिसे इनके पास संभालना मुश्किल था। जिस तरह बाबर ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन उसे अस्त व्यस्त करके हुमायूं के हाथ में पकड़ा दिया, जिसके चलते हुमायूं उसे संभाल न सका और बेलग्राम और चौसा जैसे युद्धों में हार कर उसे अलग अलग राजाओं के पास में शरण लेना पड़ा। ठीक इसी तरह सिराजुद्दौला के साथ भी यही हुआ। सिराजुद्दौला को अपने नाना अलाउद्दीन खां के पास से बड़ा एक विशाल साम्राज्य तो मिल गया, लेकिन उसके ही परिवार में आंतरिक कलह उत्पन्न हो गई, उसके ही अपने लोग उसे पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, यहाँ पर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कथन याद आता है कि वे अक्सर कहते थे कि आपके मित्रों, आपके पड़ोसियों से आपकी सदैव मित्रता होनी चाहिए, क्योंकि आधी रात को आपके पड़ोसी ही आपको काम आते हैं। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि सिराजुद्दौला के अपने दरबारी मंत्री, अपने रिश्तेदार, अपनी मौसी, अपने भाई तक अंग्रेज़ों से जा मिले थे और वे इसके खिलाफ थे, तो फिर ये कैसे शासन कर सकता था। आइए प्लासी के युद्ध के कारणों को हम जानने की प्रयास करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल के राज सिंहासन पर सिराजुद्दौला के आसीन होते ही अंग्रेजों के मध्य शत्रुता उत्पन्न हो गई, जिसकी परिणति 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। इस युद्ध के कारण निम्नानुसार है। दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न ये देना चाहूँगा कि जून 1857 में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, वो भी हमें बताइए, क्योंकि जून में ही महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। दोस्तों, पहला हम देखते हैं आंतरिक कलह तथा सिराजुद्दौला का अनिश्चित उत्तराधिकार। 18 जून 1857। बंगाल के नवाब अलाउद्दीन खां का कोई पुत्र नहीं था, उसकी 3 पुत्रियां थीं, अतः उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसलिए अलाउद्दीन खां की मृत्यु के पश्चात उसकी बड़ी बेटी घसीटी बेगम और उसकी दूसरी पुत्री का पुत्र शौकत जंग अपने अपने दावे पेश करने लगे। बंगाल के कुछ दरबारी भी उन्हें अपना समर्थन दे रहे थे। इसके फलस्वरूप सिराजुद्दौला की स्थिति अनिश्चित रूप से
अनिश्चितकालीन हो गई कि वह कब तक राजा बन पाएगा यह उसे ही नहीं पता था। बंगाल में व्याप्त सांतरिक कलह का लाभ अंग्रेजों ने उठाने का प्रयत्न किया, जिससे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य कट्टरता उत्पन्न हो गई। दोस्तों, यहाँ पर अलाउद्दीन खां के समय में सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ उसके नियंत्रण में था, जबकि सिराजुद्दौला के हाथ में कुछ भी नहीं था। इस तरह से जो मधुमक्खियाँ थी उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर से बहुत सा रस हमें मिल सकता है, इसलिए वो सिराजुद्दौला और उसके मंत्रीगणों के आसपास मंडराने लगे। दोस्तों, यहाँ दूसरा पॉइंट हम देखते हैं सिराजुद्दौला के विरोधियों को अंग्रेजों का समर्थन, जो बिल्कुल होना ही था। बंगाल के सिंहासन के लिए जो षड्यंत्र चल रहे थे उनमें अंग्रेज भी शामिल थे। अलाउद्दीन खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम और नवाब का संबंधी पूर्णिया का सूबेदार शौकत जंग, यहाँ पर हमें पता चल गया कि उसकी जो दूसरी बेटी थी वो पूर्णिया की थी और जो पहली बेटी थी वो ढाका की थी। अब तीसरी बेटी कहाँ की थी ये तो पता करना पड़ेगा, या आपको कमेंट में बताना है। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। इस षड्यंत्रों में शामिल होकर अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर ऐसे व्यक्ति को बैठाने का प्रयास करना चाहते थे जो पूरी तरह से उनके पक्ष में हो और अंग्रेज खुले रूप में अपना व्यापार कर सके। दोस्तों, तीसरा यहाँ पर आता है कि अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के शत्रुओं को शरण देना। अंग्रेज नवाब सिराजुद्दौला के शत्रुओं को अपने यहाँ शरण प्रदान करते थे। सिराजुद्दौला ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए घसीटी बेगम यानी कि अपनी अम्मा, अपनी मौसी को दंडित करने की सोचा और उसने अपनी मौसी को अपने महल में कैद कर लिया। अपनी मौसी को कैद करने के बाद में सिराजुद्दौला ने उनके जो दीवान थे राजवल्लभ, जो घसीटी बेगम का दीवान था राजवल्लभ, उससे भी आय व्यय का हिस्सा मांगा, किंतु जब राजवल्लभ ये कुछ न कर पाया तो उसने सोचा कि यहाँ से भागना ही उचित होगा। तो उसने अपने पुत्र कृष्ण वल्लभ को अपने परिवार सहित अंग्रेजों के पास भेज दिया। जब नवाब ने अंग्रेजों से कृष्ण वल्लभ और उसके परिवार को वापस मांगा तो अंग्रेजों ने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेज उनकी संरक्षण दे रहे थे। इस तरह नवाब को गुस्सा आ गया और दोनों के संबंधों में और भी कटुता आ गई। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं चौथा बिंदु, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी करना। अंग्रेजों ने किलेबंदी करके भी सिराजुद्दौला का दिमाग उल्टा करने की कोशिश की। अलाउद्दीन खां के शासनकाल में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने अपनी बस्तियों की अतिरिक्त किलेबंदी करने का प्रयत्न किया था, किंतु नवाब अलाउद्दीन खां ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसियों ने पुनः अतिरिक्त किलेबंदी आरंभ कर दी। नवाब ने इन लोगों को स्पष्टतः कह दिया कि व्यापारियों के रूप में प्रांत में उनका स्वागत है, किंतु किलेबंदी की अनुमति वह नहीं दे सकता। नवाब ने उन्हें किलेबंदी को तुरंत ध्वस्त करने का आदेश दिया। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी स्पीड भी ऊपर नीचे हो रही है और साथ में मेरी राइटिंग भी थोड़ी ख़राब है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ और ख़ुद भी इस टॉपिक को समझ सकूँ। दोस्तों, स्वाभाविक है कि अगर आपको किसी टॉपिक को समझना है इतिहास में, तो आपको इतिहास की उस घटना में खुद को डालकर उस व्यक्ति को खुद में महसूस करके समझना होगा। आप खुद समझिए कि आप सिराजुद्दौला होते और आपके साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम होती तो आप कैसे निपटते। यहाँ पर मुझे एक आता है, जैसे कि जो रज़िया सुल्ताना थी उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी और आगे चलकर बलबन के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई, लेकिन बलबन ने इसे इतने अच्छे से हैंडल किया कि उसने एक बहुत लंबे समय तक अपना शासन चलाया था। उसने कम से कम 1265 से लेकर 1287 तक एक लंबा शासनकाल उसने किया, जबकि ये लोग नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी गलतियाँ की, साथ ही इनमें व्यक्तिगत कमी भी थी और इनके पास परिस्थितियाँ भी वैसी नहीं थी। सिराजुद्दौला अगर फ्रांसीसियों से सहायता लेता या उनकी मदद लेता तो वो आराम से अंग्रेज़ों को हरा सकता था, लेकिन इतिहास में यही हमें देखने को मिलता है कि हम अतीत में केवल उसका यही देख सकते हैं कि हम उसे कोस सकते हैं और ऐसा होता काश शब्द कह सकते हैं।
लेकिन जो हो गया वो हो गया, हम केवल सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं 5वां पॉइंट, सिराजुद्दौला के प्रति अंग्रेज़ों का अपमानजनक व्यवहार। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को कभी भी बंगाल का नवाब स्वीकार नहीं किया और ना ही कभी नवाब के रूप में उनका सम्मान किया। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना था तो अंग्रेज़ों ने भारतीय परंपरा के अनुसार उसे कोई भी नजराना प्रस्तुत नहीं किया। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठता है तो उसे बधाइयाँ हर तरफ से मिलती हैं। यही बधाइयाँ राजाओं के समय में उपहारों के रूप में मिलती थी। अंग्रेज़ों ने नवाब को कोई भी उपहार नहीं दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने उन्हें बेशकीमती उपहार दिए और साथ ही उनसे मित्रता करनी भी चाहिए। जबकि यहाँ पर सिराजुद्दौला उनसे अगर मित्रता सही रूप में कर लेता तो अपने शासनकाल को और भी बढ़ा सकता था। दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि जो अंग्रेज़ थे वो हर प्रकार से युद्ध करना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि सिराजुद्दौला की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह युद्ध में विजय प्राप्त कर पाए। साथ ही जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जो सिराजुद्दौला के दरबारी थे उनसे इस तरह संबंध स्थापित किए, जबकि उन्होंने जो सिराजुद्दौला है उसकी अपेक्षा की, जिसके कारण सिराजुद्दौला को बुरा लगता था कि ये मेरे दरबारियों से तो मिलते हैं लेकिन मुझसे मिलना पसंद नहीं करते। यहाँ पर हम फिर से प्लासी के युद्ध के कारणों को देखते हैं। आंतरिक कलह तथा सिराजुद्दौला का अनिश्चित उत्तराधिकार। दूसरा आता है सिराजुद्दौला के विरोधियों को अंग्रेजों का समर्थन। तीसरा आता है अंग्रेज़ों द्वारा सिराजुद्दौला के शत्रुओं को शरण। चौथा, अंग्रेज़ों द्वारा किलेबंदी करना। पाँचवा, सिराजुद्दौला के प्रति अंग्रेज़ों का अपमानजनक व्यवहार। छठवां, अंग्रेज़ों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। देखिए, अगर आपके परिवार में आपके पिता स्ट्रिक्ट हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति उनसे कनेक्ट होगा। आपकी माताजी, आपकी बहन, कोई भी व्यक्ति जो पिताजी से आसानी से काम निकलवा लेता है तो दूसरे सदस्य क्या करते हैं कि वो उस व्यक्ति से संपर्क करते हैं कि भाई पापा को बोल दे यार मेरा ये काम करवा दे। तो यही हरकत कौन कर रहे थे? अंग्रेज़ कर रहे थे। अंग्रेज़ क्या कर रहे थे कि इन्हें 1717 में जो अधिकार दिए थे व्यापार करने के नवाब ने, माफ़ कीजिए, जो शाह आलम ने इन्हें जो अधिकार दिए थे, शाह आलम द्वितीय ने, तो उनके ये गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ आप व्यापार कर सकते हैं, आपको टैक्स में हम छूट देते हैं। तो जो अंग्रेज़ थे ये न केवल अपना सामान ले जा रहे थे, साथ ही जो हिंदू व्यापारी थे, दूसरे व्यापारी थे, उनका सामान भी अपने कोटे से ले रहे थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था बंगाल प्रशासन का, जो एक युद्ध का कारण बना। यहाँ पर 7वां बिंदु आता है मीर जाफ़र का विश्वासघात और अंग्रेज़ों की कूटनीति। दोस्तों, यहाँ पर मीर जाफ़र अपनी सेना सहित अंग्रेज़ों से जा मिला। वह सीधे तौर पर नहीं गया, लेकिन उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं युद्ध लड़ूंगा ही नहीं, मैं अपनी जगह पर बैठा रहूँगा। इसके साथ ही हम आगे पढ़ेंगे कि जो माफ़ कीजिए, जो अमीर चंद एक प्रमुख व्यापारी था, उसके साथ भी एक अलग प्रकार का धोखा हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये बिंदु समाप्त होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीधे तौर पर इन पॉइंट्स को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर इतने लंबे पॉइंट्स आपको याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप इन्हें शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप आंतरिक कलह का एक पॉइंट बना सकते हैं, सिराजुद्दौला का अनिश्चित उत्तराधिकार, इसका एक पॉइंट बना सकते हैं। साथ ही नीचे भी आप 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, मीर जाफ़र का विश्वासघात और फिर अंग्रेज़ों की कूटनीति। यहाँ पर से आप छोटे छोटे पॉइंट भी बना सकते हैं। ज़रूरी है कि आपको यह टॉपिक समझ में आना चाहिए ताकि आप इसे अच्छे से समझकर एग्ज़ाम में लिख सकें। दोस्तों, जो सिराजुद्दौला था, कहीं ना कहीं इसके अंदर व्यक्तिगत कमियां भी थी, जिसके कारण यह अपने शासनकाल को, अपने राज्य को नहीं बचा पाया और हर तरफ से इसके आसपास कांटे बिछे हुए थे, जिसके कारण यह आगे नहीं बढ़ पाया। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक महानदी की तरह है जो अपने बहाव से नई दिशाओं में रास्ते बना लेती है। तो अपने जीवन में बहते रहिए, नए रास्ते मिलेंगे और उन रास्तों में बढ़िए। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही होता है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं और जो हम नहीं चाहते वो हमें मिल जाता है। तो यही सोचिए कि जो आपके लिए सही था वही आपको मिला है। बस आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में कुछ उम्मीदों के बिना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो
शायद उतना पसंद ना आया हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप में सुधार करूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छी जानकारियाँ लाने की कोशिश करूँ। फिर मिलेंगे। जय हिंद।